हेलो व्यूवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देशी व्यापार की विशेषताएं, देशी व्यापार के भेद यानी प्रकार और देशी व्यापार की सीमाएं पढ़ी थी। आज हम इस वीडियो में व्यापारिक सौदों की गतिविधि यानी कि सौदा करते समय किए जाने वाले कार्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कोई भी माल है तो एक तो उसमें खरीदने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा। ये दो तो पक्ष तो जरूर होंगे ही, एजेंट वगैरह ना भी हो तो दो तो होंगे ही होंगे, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। तो खरीदने से लेके बेचने तक जो भी है ना, सारी प्रोसीजर होती है वो इसमें देखी जाएगी, क्या क्या प्रोसेस होगा। जैसे वस्तु के संबंध में पूछताछ, हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई भी माल खरीदते हैं, उसके बारे में पूछताछ करते हैं कि वो कैसा है, किस रेट का है, उस पर डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, उधार में मिलेगा या कितना उधार मिलेगा, नगद भुगतान करूं तो कितने छूट मिल सकती है। ठीक है, इस तरह के पूछताछ वो करेगा, क्योंकि वो माल 1-2 रुपये का नहीं, लाखों करोड़ रुपए का माल खरीदते हैं। माल जब खरीदते हैं व्यापारी में, जैसे हम नॉर्मली एक टीवी भी खरीदने लग जाएं तो उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी कंपनी का बेस्ट है, किसके रेट ठीक है, कौन सी शॉप पे अच्छा मिल रहा है, कोई किसी शॉप पे ऑफ़र चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इस तरह की हम चीज़ें देखते हैं। अगर हम एक भी खरीदने लग जाए तो यहाँ पे व्यापार में तो बहुत सारी खरीदनी पड़ती हैं, तो इसमें तो और भी ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यही बात दी हुई है कि इसमें मूल्य देखेंगे, भुगतान की शर्तें देखेंगे कि उधार में मिल जाएगा या एडवांस देना पड़ेगा, कैसे देनी पड़ेगी, किस्म कैसी है, ये सब देखना पड़ेगा इसमें। सेकंड है पूछताछ के पत्र का उत्तर भेजना। अब यहाँ पे उसने क्या किया, पूछताछ कर रहा है। ठीक है, बाय कॉल कर रहा है तो वो साथ के साथ जवाब दे देगा। अगर उसने लेटर लिख के भेजा है तो उसके लिए उसे रिटर्न में लेटर भेजना पड़ेगा ना आंसर के लिए। ठीक है, तो उसमें ये वही कर रहा है, ये निरख कह देते हैं जिसे, या कोटेशन इंग्लिश में बोल देते हैं, कोटेशन इंग्लिश का वर्ड है। तो इसमें उसका उत्तर दे रहा है, जो वो उत्तर देता है ना उसे ही कोटेशन कहा जाता है, निरख कहा जाता है। ठीक है, उसने पूछा कि इतना इतना माल है, कितने रुपए का मिलेगा, वो सारी मूल्य सूची वहाँ पे वस्तुओं के भाव मूल्य आदि भेज देगा लिख के, इसे ही हम निरख पत्र कहती हैं। इसमें क्या क्या होगा, माल कौन सा है, जैसे सूट है, इन कॉटन का है, कौन सा है, इन ब्रांड का है, कैसे उसमें लिखा होगा। मूल्य क्या होगा उसकी, उस पर डिस्काउंट किस रेट से दे रहा है, वो 1% से 2%, 10%। ठीक है, भुगतान की शर्त कैसी होगी, कैश ऑन डिलीवरी या एडवांस पेमेंट या कैसे क्या वो बताएगा। माल की सुपुर्दगी का समय, यानी वो माल अगर रेडी करने में टाइम लगेगा, 4-5 दिन में भेज देगा या 10 दिन में भेजेगा या तुरंत डिलीवरी कर देगा, तो ऐसी। ठीक है, आदि बातों का विवरण इसमें लिख दिया जाता है। जैसे अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं उसमें लिखा होता है ना कि कौन सा हमारा वह सूट का या जो भी हम चीज़ खरीद रहे हैं, कौन सा उसका किस्म है, उसका रेट क्या रहेगा, उस पर डिस्काउंट ऑफर किस बैंक से करो, उस बैंक से करो तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, और उसका वापसी का है नहीं है, तो उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है। वही होगा इसका पूछताछ पत्र में, ऐसे ही भरा जाता है। बड़ी सावधानी से भरना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसे मान लो लिखना था 3% लिख दिया, 10% या 30%, एक जीरो भी फालतू लग गई तो उसको 30% और 3% में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा ना, तो इसे पूरे ध्यान से लिखना पड़ेगा कि एक जीरो की भी गलती ना हो। नेक्स्ट, कुछ व्यापारी क्या होते हैं, अपनी प्राइस लिस्ट पहले बना के रख लेते हैं, जैसे ढाबे वाले हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे प्राइस लिस्ट लगी होती है, छोले भटूरे इस रेट के हैं, लस्सी इस रेट की है, उस रेट के। ठीक है ना, उसे प्राइस लिस्ट कहा जाता है। कुछ व्यापारी जो पहले ही बना के रख लेते हैं इसे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, माल के लिए आदेश देना। अब मान लो हमने सारा कुछ देख लिया, 2-3 शॉप पे देख लिया कि कौन से का अच्छा है कौन सा नहीं, अब उसको ऑर्डर करेंगे कि कौन से वाली शॉप से हम माल ले रही हैं। ये तो नहीं सबसे पूछताछ कर ली वो सभी हमें माल भेज देंगे, ऑर्डर देना पड़ेगा ना प्रॉपरली कि हमें माल चाहिए आपकी शॉप से, तो इसके लिए हम आदेश भेजेंगे। विभिन्न व्यापारियों से मूल्य सूचियाँ, निरख व नमूने प्राप्त करने परस्पर मिलान किया जाता है कि उसने 2-3 को कंपेयर कर लिया, उसके बाद इसने देखा कि हाँ इस वाली शॉप से माल मंगवाना लाभदायक है, तो उसको क्या करेगा, आदेश सिंपली जाके कह सकता है पास में है तो, या टेलीफोन तार पत्र कुछ भी भेजे, ज़्यादा दूर है तो बाय लेटर भी कर सकता है, टेलीफोन भी कर सकता है, पास में है तो मान लो रेडी पे खड़े हैं
तो वो सामने कह देगा हाँ भैया 1 किलो आलू पैक कर दो, है ना। तो सिंपली वो कई तरीक़ों से माल को मंगा सकता है। माल मंगाते हुए बता देगा कि हाँ मुझे तो पैकिंग अच्छी करके पैकिंग करके दियो, ऐसे भिजवाइयो, इस टाइम भिजवाइयो, तो उसमें बता देगा। फिर उसको उसने ऑर्डर भेज दिया। नेक्स्ट क्या किया उसने, जो बेचने वाला है आदेश पत्र की प्राप्ति की सूचना देना। उसने यहाँ से आदेश प्राप्त कर लिया, फिर उसकी सूचना देगा हाँ कि हमने आपको ऑर्डर ले लिया है, हम 2-3 दिन में भेज देंगे या कैसे ही भेज देंगे, जो भी वो उसको रिप्लाई करेगा, ठीक है। अगर उसके पास मान लो उसने 2-3 दिन पहले तो उसकी शॉप पे एक अच्छी से वो देख लिया माल, ठीक है, पर जिस टाइम वो मंगवाने लगा 1 महीने बाद कहने लगा हाँ कि मुझे माल दे दो, तो अगर उसके पास माल नहीं है विक्रेता के पास, तो वो बता देगा कि मैं तो माल की पूर्ति करने में असमर्थ हूँ, मेरा तो माल बिक चुका है, अब तो मैं माल दे नहीं सकता। तो वो उसके बारे में भी बताएगा, ये तो नहीं कि उसने माल मंगवा लिया, इसने कुछ कहा नहीं, वो वेट करता रहा मेरा माल आएगा, है ना। तो विक्रेता भी क्या करता है, अपने बता देता है कि हाँ मैं माल भेज दूँगा या नहीं भेजूँगा। 5th इज़ माल उधार देना व आर्थिक स्थिति की पूछताछ। अब मान लो उसने कहा कि चलो मैं 10% दे दूँगा नगद, बाकी उधार दे देना माल, ठीक है। तो उसने कह दिया थोड़ा सा नगद ले लियो, बाकी उधार दे दो भाई माल। अब मान लो हमारे पास कोई 10 रुपये का माल भी उधार लेने आ जाए नया, तो हम देखेंगे जानना पहचान ऐसे कैसे उधार दे देते, है ना। अगर हमें पता है चलो भाई बढ़िया है, इसका दे देते हैं उधार में माल, दे देता है पैसे, तो हम उसे दे देंगे। अगर कोई नया है तो हमें पता नहीं है, उसके बारे में पूछताछ करेंगे। ये तो नहीं कि 1 लाख का मांगने आया कोई, 1 लाख का माल हमने उधार उठा दिया, पहले उसकी पूछेंगे कि हाँ इसका व्यापार कैसा चल रहा है, ये पैसे दे देता है या फ्रॉड ऐसे ही सबसे उधार लेके भाग रहा है, ठीक है। तो उससे पूछताछ हम कैसे करेंगे, ये यहाँ पे पॉइंट यही दे रखे हैं, नीचे इसमें पॉइंट बना रखे हैं, आप देख सकते हैं बुक में। तो वो व्यापारियों से व्यापारिक संदर्भ करेगा, जो उसके साथ के व्यापार करने वाले अड़ोसी पड़ोसी उन्हें पता होगा, उनके बैंक से पता कर सकता है, ग्राहक के बैंक से पता कर सकता है कि हाँ इसका अकाउंट कैसा चल रहा है, इसके पास पैसे हैं भी नहीं है, लॉस में तो नहीं जा रहा ये, उसके अंतिम खाते यानी पिछले 2-3 साल में उसे क्यों हो रहा है, घाटा तो नहीं चल रहा, कहीं पैसे आ भी रही हैं नहीं आ रही हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट है नहीं है, तो उस हिसाब से दे सकता है। व्यापार मंडल है, उससे पता कर सकता है कि उसकी क्या पोजीशन है व्यापार में, क्या स्थिति है। कोई भी अच्छा खासा वो बता दे कोई नहीं इसकी गारंटी मैं ले लूँगा, इसे माल दे दो, तो उसे भी दे सकते हैं। या फिर और भी किसी कोई अपनी जान पहचान का उससे पता कर सकते हैं कि इसकी वित्तीय स्थिति कैसी। 6th पॉइंट इज़ माल का एकत्रीकरण एवं संवेष्टन आदि। यहाँ से हम 2 पॉइंट भी बना सकते हैं, माल का एकत्रीकरण, और 7th पॉइंट हम बना सकते हैं संवेष्टन। संवेष्टन को क्या कहते हैं, पैकिंग। क्या है यहाँ पे, पैकिंग। संवेष्टन का मतलब पैकिंग है। माल एकत्रीकरण, उसने कहा कि मुझे मान लो टेलीविज़न ही खरीद रहा है, 1000 टेलीविज़न दे दो, ये तो नहीं वो अपने पास ही ले बैठा है कि ले भाई 1000 के 1000 ले ले, है ना। तो वो क्या करेगा, माल का एकत्रीकरण करेगा। अगर उसके पास नहीं है तो वो उत्पादक से खरीदेगा, यानी जहाँ से वो माल लाते हैं वहाँ से खरीदेगा, गोडाउन में रखा है तो वहाँ से निकलवाएगा, कुछ दुकान में रखा वहाँ से निकलवाएगा, यानी सारा इकट्ठा करेगा माल को इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, पैकिंग, माल को पैकिंग के लिए भेज देगा, ठीक है। फिर वो पैकिंग करते हुए भी अच्छे से ध्यान से पैकिंग करेंगे। अगर कांच किया तो ये तो नहीं हम अखबार में रैपर किया चलो भाई दे दिया कांच का सामान, ऐसा तो नहीं, अच्छे से उसे प्रॉपरली बॉक्सेस में लगाना पड़ेगा। और वो थर्माकोल की शीट वगैरह नीचे लगा के अच्छे से पैक करके रखते हैं ना, जैसे फ्रीज वगैरह, तो उसमें पैकिंग के लिए सबके लिए अलग अलग से होती है, किस तरह की पैकिंग उस सामान में चाहिए वो उसे ध्यान में रखेगा, अच्छी सी पैकिंग करेगा। फिर अगर उसका कई तरह का सामान है तो उस पर मार्किंग करेगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से ये भी बन सकता है मार्किंग का, मार्किंग करेगा कि अगर कांच का सामान है कि सावधानी रखो इसे ऊपर रखना है, इसमें कांच का सामान है, ये तो नहीं कि जैसे आलू टमाटर है नीचे टमाटर रखे ऊपर आलू रख दिए कि सारे पिचक गए, है ना। तो उसमें मार्किंग कर देगा कि इसमें टूटने फूटने वाली चीज़ें हैं इन बॉक्सेस में, क्योंकि अगर बॉक्स सारे सेम टू सेम पैक हो गए, ऊपर से रैपर हो गए, पता कैसे चलेगा किसमें क्या है किसमें क्या है ना। तो वो मार्किंग कर देते हैं कि इसमें कांच का सामान है, इसे अलग रखना है, इसमें भारी चीज़ें हैं इसे नीचे रखनी है, इस तरह से वो मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट, जब ये सारा काम हो जाएगा, अच्छे से पैकिंग होगी, ये क्या है कि अगर पैकिंग अच्छी होगी ना तो
माल ग्राहक को जल्दी पसंद आएगा कि अच्छी सी पैकिंग का, चलो ख़रीद ले, सड़ी मड़ी सी पैकिंग नहीं करनी। 7 माल भेजेगा, जब सारा काम हो गया तो माल को अपने वहाँ से भेज देगा, परीक्षण कर देगा। इसके लिए वो ग्राहक को भेजने के लिए, अगर वो पास में ही है तो हम कैसे ही भेज देंगे, जैसे बैलगाड़ी वगैरह, ठेला गाड़ी वगैरह, रिक्शा, टेम्पो से भेज देंगे। अगर ज़्यादा दूर है और ज़्यादा भारी वज़न है तो रेलगाड़ी से भेजना पड़ेगा। अगर हल्के मुल्के ये कागज़ वगैरह का सामान है कुछ, तो वो कोरियर से भेज सकते हैं। ठीक है, तो सामान देखना पड़ेगा उसे कैसा भेजना है। छोटी या मूल्यवान वस्तुएं तो डाक पार्सल से भी काम चल जाएगा। यही लाइन इसमें दे रखी है। फिर इसमें वो तो पता है आपको, रेलगाड़ी, वायुयान, जलयान कहीं है कि सड़क यातायात परिवहन है, किस तरह से हम भेज सकते हैं, सड़क से, जल से, वायु से, है ना। इसमें आगे मोटर ट्रक वगैरह का यूज़ करेगा कि भारी भरकम है, दूर भेजना है तो मोटर ट्रक द्वारा भेजेगा। पास में है तो ठेले रिक्शे से भेज देगा सामान। इसमें क्या होता है, जब वो माल को ट्रक वगैरह में जो भी भेजते हैं तो साथ ही से ट्रांसपोर्ट कंपनी एक रसीद दे देती है, जिसे जो क्रेता है दिखाकर माल को छुड़वा लेता है। ठीक है, जो भारी है तो रेल और ट्रक द्वारा भेजते हैं, ये ऐसे ही रेलवे वाले भी एक रसीद दे देते हैं। अगर ये कहा जाए कि सामने वाला रसीद दिखाएगा तो ही हम उसे माल देंगे, तो क्या करते हैं वो डाक में उसे डाक द्वारा उनको स्लिप भेज देता है विक्रेता को कि मेरा माल आने वाला है, आप ये स्लिप दिखा देना और माल उसको ले लेना। 8 है बीजक तैयार करना, यानी वो जो उसने माल को दिया है, उसमें पैकिंग की है, जो दिया है उनका क्या करेगा, वो सारी लिस्ट बना देगा। उसमें लिख देगा हाँ भाई पर यूनिट प्राइस इतना है और टोटल प्राइस इतना है और आपको इतना पे करना है। इसमें जो भी वो चार्जेस वगैरह है, ढुलाई वगैरह के लगाना चाहते हैं वो भी लिख देगा कितना खर्चा आया है। फिर उसे सामने वाले को भिजवा देगा कि हाँ आप इतना बिल पे कर दो। माल भेजने की सूचना, उसने सारा कुछ तैयार कर दिया। अब वो कहेगा कि हाँ मेरा माल पैकिंग हो गया, मैंने रेलगाड़ी से या ट्रक से, जैसे भी उसने भेजा है डाक द्वारा, कि मैंने भेज दिया, आप उसे रिसीव कर लेना। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, जब माल आ जाएगा माल की स्पुर्दगी लेना। जब क्रेता के पास, खरीदने वाले के पास माल आ गया तो उसकी स्पुर्दगी लेगा। क्रेता को सूचना प्राप्त होती है, स्पुर्दगी लेने की व्यवस्था कर ली जाती है। फिर वो देखेगा कि उसे पैसे कैश ऑन डिलीवरी देनी है तो वो अपने अरेंजमेंट करके रख लेगा, पैसे वगैरह के साथ दे देगा। नगद भुगतान करना है तो साथ की उसे पैसे देगा और अपना सामान ले लेगा। ठीक है, अगर रेल वगैरह से सामान आया है तो बता देगा कि हाँ मेरे देखो माल इतना टूट फूट का आया है, आप वो साथ के साथ उसे बता देगा। फिर शिकायत तथा समायोजन, फिर वो देखेगा कि मैंने जो माल मंगवाया था वही आया है, नहीं आया है तो ठीक है रख ली। अगर टूट फूट हुई या ज़्यादा ही माल, अगर मान लो 100 में से एक आधी चीज़ टूट गई और सस्ती सी थी तो चल जाएगा, पर ज़्यादा ही कीमती वस्तुएं थी वो टूट फूट गई तो कोई लेने का तो नहीं, तो बता देगा कि हाँ आपका माल टूट फूट के आया है या जो मंगवाए था वो नहीं आया है। तो साथ के साथ जो भी उनकी होगी सिचुएशन उस हिसाब से वो कंफर्म कर लेंगे, रेलवे वाले से करें या सामने क्रेता से करें। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी हुआ है कि हाँ चल जाएगा, फिर भी वो बता देगा कि हाँ इस टाइम आपने पैकिंग ऐसी की थी, इतना टूट गया, अगली नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना आप। अगर माल आदेश के अकॉर्डिंग नहीं है, गलत माल आ रहा है तो वो क्या करेगा, क्रेता वापस मंगवा के ठीक माल भेज देगा दोबारा से। फिर उसके लिए क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, भाई इतना माल गया था ये वापस आ गया और इतना चला गया, उसके लिए उसकी सारी एंट्री वो कर लेगा। फिर उस खाता विवरण बनाएगा कि उसके लिए मान लो सामान है इंस्टॉलमेंट में ख़रीदना है तो उसने क्या किया कि इस बार 1000 आ गया, अगली बार 2000 आ गया, तो वो अपने इसमें ऐड करता रहेगा कितने उसके डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए, कितने और देने रह गए। उस साथ ही साथ उसकी एक लिपि है जो कॉपी है सामने वाले को भी भेजता रहेगा। ठीक है, एंड में क्या करता है वो सारा भुगतान कर देता है कि नगद कर रहा है, चेक द्वारा कर रहा है, बैंक ड्राफ्ट द्वारा कर रहा है, मनी ऑर्डर द्वारा कर रहा है, कैसे भी वो जो इनके तरीके हैं भुगतान के, कई प्रकार के तरीके हैं, इनके द्वारा वो अपना भुगतान कर देता है। टाइम पे अगर वो भुगतान कर देगा तो उसकी साख में वृद्धि होगी।
ठीक है ना। ये अगली बार उधार लेगा तो ये रहेगा कि हाँ ये तो टाइम पे पैसे दे देता है, इसे तो 1 लाख या 2 लाख का भी सामान दे दो, ठीक है। तो ये होगी उसकी साख में वृद्धि होगी। अगर वो है कि पहले वाले सामान के पैसे ही नहीं दे रहा, तो अगली बार सामान मांगेगा तो कौन देगा, सोचेगा चलो रहने दो, पैसे तो देता ही नहीं, 36 धक्के खवाएगा फिर जाके पैसे दे, है ना। तो टाइम टू समय पर ही वो क्या करता है, टाइम पर ही पेमेंट कर देता है, जिससे उसकी साख में वृद्धि होए। जब विक्रेता को भुगतान मिल जाता है तो भुगतान प्राप्ति की वो एक रसीद भेज देता है। तो विक्रेता भुगतान प्राप्ति की रसीद भेज देता है कि हाँ मुझे आपके सारे पैसे मिल गए और ये आपकी रसीद। और जो 5,000 या इससे अधिक के भुगतान किया है, रसीद पर 1 रुपये का रसीद टिकट लगता है और वो जिसे वो फ्यूचर के लिए अपने पास में रख लेता है, ठीक है। इस तरह से ये 13 पॉइंट थे, 2-3 और बना के ये 15 पॉइंट बन सकते हैं।